नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को आज का नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं अवनीश पीएन शर्मा जी, एक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक थोड़ा सा निदेशक। वॉल्यूम बढ़ाइए, आवाज कम है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा वैसा हो गया होगा, अगर है तो हमारे दर्शक हमें बता दें। और आज हमारे साथ हैं अजीत सिंह जी। ऑफ कोर्स आप इन्हें हमारे साथ देखते रहते हैं और काफी ज्यादा चुहल भरे अंदाज में बहुत गंभीर बातें कहने में माहिर हैं। इनका एक अपना चैनल है यूट्यूब पे, दद्दा की खरी खरी, और फेसबुक पे ये दोनों लोग, अवनीश पीएन शर्मा जी और अजीत सिंह जी, ये प्रख्यात लेखक हैं। इनके फेसबुक प्रोफाइल्स और इनके सारे आर्टिकल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, अब हम आज की विषय पर शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ी घटना हुई है जो पहले हो रही थी कि भाजपा से कुछ बड़े ओबीसी लीडर जो है सपा में जा रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और इत्यादि इत्यादि। आज क्या हुआ है कि कांग्रेस से एक सिटिंग एमएलए, सॉरी सिटिंग एमएलए नहीं है, कांग्रेस के एक बड़े नेता जो कि होम मिनिस्ट्री में उनके स्टेट मिनिस्टर थे, आपके आरपीएन सिंह जी, जो कि पडरौना सीट से विधायक रहे हैं, जिसपे स्वामी प्रसाद मौर्य भी विधायक रहे हैं, पूर्वांचल की सीट पर। और वहाँ के एक बड़े ओबीसी नेता चेहरा है, ओबीसी चेहरा है। ये इन्होंने आज भाजपा ज्वाइन कर ली है। और इसमें ट्विस्ट फैक्टर ये है कि कल तक ये कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में इनका नाम था। हाँ। और कल की लिस्ट में जारी हुआ है कांग्रेस की कि ये स्टार प्रचारक थे कांग्रेस के, और आज इन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है। अजीत सर, पहले आपसे पूछेंगे, ये बड़ा जो कांग्रेस ट्विस्ट है, इसको आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस के पास कुछ बचा भी है माल, या सब सारा सूख गया है? 7 एमएलए सर, में से तो काफी भाजपा में आ चुके हैं। जी। नहीं, नॉट ओनली दैट। देखिए, अभी थोड़े दिन पहले ना, जब इस स्लाइड के बारे में मैं और अवनीश भाई डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग यही कह रहे थे कि एक जमाने में ये मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रही है, शायद आपके उधर से सुनाई दे रही है। आपने मुझे म्यूट कर दिया। आप खुद को अनम्यूट कीजिए। मैंने हेलो। अपने माइक को अब मैंने अपने माइक को ऑफ किया था ताकि आपको डिस्टरबेंस ना आए। आप बोलना शुरू करें सर, मैं अपना माइक ऑफ तो कर रहा हूँ। मुझे पता लगा कि मुझे म्यूट हो गया। अच्छा, हाँ। तो आज हमने बात कर रहे थे कि पहले हम ये बात करते थे कि कांग्रेस की इस बार कितनी सीट आएगी, तो हम कहते थे दहाई का आंकड़ा नहीं छुएगी, बस 10 के नीचे रह जाएगी। इस चुनाव में हम लोग ये बात कर रहे थे कि इस बार 5 का आंकड़ा नहीं छुएगी, 5 के नीचे रह जाएगी कांग्रेस। अच्छा, उस 5 में भी अवनीश भाई बोले कि यार नहीं नहीं, मुझे तो लग रहा है कि इस बार खाता ना खुले, हो सकता है 0 सीट हो जाए। तो मैंने कहा देखिए, नहीं, ये एक आध दो सीट आ सकती है, पर वो तुक्के से आएगी। और देखिए, जो श्योर शॉट सीट्स आज की तारीख में कांग्रेस की है ना, वो मुझे आज मैंने सारे चारों तरफ नजर दौड़ाई था पूरे राज्य में। तो एक प्रमोद तिवारी जो है प्रतापगढ़ वाले, उनकी एक सीट है रामपुर करके, वहां तो उनकी बेटी पिछली विधानसभा में विधायक थी। अब वहां की लोकल पोजीशन क्या है एग्जैक्टली आज की मुझे नहीं मालूम है, पर वो एक सीट है जो कि कांग्रेस निकाल सकती है, एक सीट। और तब वो है ना कि वो लड़की हूं लड़ सकती हूं, और लड़की हूं अकेली लड़ सकती हूं पूरे यूपी में। तो वो प्रमोद तिवारी जी की बिटिया जो है, एक और लड़की थी जो लड़ सकती थी, वो बीजेपी में आ गई, वो रायबरेली में अदिति सिंह। तो सब, और इसके अलावा तो अवनीश भाई बेहतर जानते हैं, मुझे तो कोई लड़की नहीं दिख रही है जो लड़ जाएगी इस बार। एक सीट की गारंटी तो है, एक सीट। तो सब बाकी बचा नहीं कांग्रेस में कुछ। और मैं चलिए, एक बात बताऊं आपको, आज की तारीख में प्रियंका जी चुनाव लड़ जाती है और उनको एक भी सीट पूरे प्रदेश में ये मिल जाए कि हाँ भाई यहां से तो मैं जीत जाऊंगी, तो प्रियंका जी चुनाव लड़ती। आई थिंक नॉट इवन अ सिंगल सीट इज सेफ टुडे फॉर प्रियंका गांधी। तो मैं तब ये आपकी तो इसी है कांग्रेस के मैं पास। आपकी मैं आपकी इसी बात पे कंटिन्यू करते हुए अवनीश सर से पूछना चाहूंगा, क्योंकि वो स्वयं पूर्वांचल से हैं और इस इलाके को बहुत अच्छे से जानते हैं, कि सर प्रियंका जी। गांधी के पास
7 एमएलए थे 2017 में कांग्रेस के। जी जी। अब और जाहिर सी बात है, यदि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने में इच्छुक होती तो कोई भी ये 7 एमएलए में से एक आदमी अपनी सीट दे देता। यूपी में इस बात का इतिहास है, राजनाथ सिंह एक बार विधानसभा लड़ना चाह रहे थे, तो कांग्रेस के विधायक जो कि पुत्तू अवस्थी हैं, आजकल उनका बेटा सिद्धार्थ अवस्थी भाजपा में है, बड़ा कट्टर भाजपाई है, जी तो जी जी। उन पुत्तू अवस्थी जी ने अपनी सीट छोड़ी थी राजनाथ सिंह के लिए। खैर, वो तो दूसरी पार्टी की हम्म बात थी। प्रियंका वाड्रा यदि लड़ना चाहती है तो 100% है कि कोई भी आदमी, जहाँ पे जो कांग्रेस ऑफकोर्स बीजेपी की लहर में, मोदी जी की लहर में 2017 में 325 सीट में भी कुछ लोग अपना गढ़ बचा ले गए कांग्रेस के, 7 सीट आई थी उसमें से, इसका मतलब उनका अपना कुछ वहां पे बहुत अच्छा वर्चस्व था। तो वो अपनी उसके वर्चस्व वाली सीट का फायदा उठाते हुए प्रियंका वाड्रा जी को वो सीट हैंड ओवर कर दी थी कि मैडम आप यहाँ से लड़ जाइए, अगर वो सीरियस होती तो। पर वो लड़ना नहीं चाहती, तो क्या ये फैक्टर हम्म। माना जा सकता है कि प्रियंका वाड्रा आज की डेट में, या कांग्रेस यूपी में एक भी सीट पे अपनी जमानत बचाने योग्य या जीतने योग्य या वॉटेवर योग्य कुछ कुछ बचा भी है, या सारा पानी सूख गया है? ये नहीं। संदीप जी, आपके सवाल पे मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कांग्रेस से आरपीएन सिंह का भारतीय जनता पार्टी में आना सिर्फ एक नेता का आना नहीं है, और ये छोटी बात नहीं हुई है। चुनावी मौसम है, बहुत सारे नेता दल बदलते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आरपीएन सिंह का कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आना, मैं आपको बताऊं, ये एक पूरा पैकेज है। आरपीएन सिंह एक पैकेज है, और पैकेज किस मामलों में है, उसका सबसे पहला जो उदाहरण है वो मैं आपको बताऊं कि पडरौना की सीट से विधानसभा प्रत्याशी कांग्रेस ने मनीष जायसवाल को घोषित किया हुआ है, और मनीष जायसवाल की भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की खबर कभी भी ब्रेक हो सकती है। कांग्रेस के पडरौना का जिला अध्यक्ष वो भारतीय जनता पार्टी में किसी भी समय आ सकता है। वो सारे प्रतीक्षा कर रहे थे कि राजा साहब की ज्वाइनिंग हो जाए। और एक चीज बताऊं आपको, आरपीएन सिंह के पिता सीपीएन सिंह जी इंदिरा गांधी के सरकार में मंत्री रहे हैं। तो जिसको कहते हैं ना खानदानी कांग्रेसी, जिस, और इसका संकेत भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आप ये देखिए, दिल्ली में उन्होंने ज्वाइन किसके साथ सामने किया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने ज्वाइन किया है। तो चुनावी हार जीत क्या होगा उसके बारे में तो पूरा उत्तर प्रदेश जान रहा है कि कांग्रेस की क्या स्थिति है। तो कितनी सीटें आएंगी, जमानत कहां कहां जब्त होगी, ये सब तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये आरपीएन सिंह का भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना, अब इसके बाद एक ही सवाल बचा रह जाता है कि गांधी परिवार 10 जनपद कब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा पैकेज है। और एक चीज और बता दूं, जहां तक रहा चुनावी बैकग्राउंड आरपीएन सिंह का, आरपीएन सिंह व्यक्तिगत रूप से मेरी उनसे मुलाकात है। हमारे बगल के जिले के रहने वाले हैं, पडरौना जो जिला है कुशीनगर, वहां से रहते हैं, वहां से आते हैं, और एक राज परिवार से आते हैं। और अब यहाँ पर मैं आके बताऊंगा कि सनातन संस्कृति में और हिंदू धर्म दर्शन में किस तरीके से जिस जाति व्यवस्था को इतना ज्यादा कोसा गया है, आप बहुतों को ये नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि राजा होते हुए भी आरपीएन सिंह जी साइथवार यानी ओबीसी बिरादरी से आते हैं, जिनको कि ज्यादातर लोग पूर्वांचल को छोड़कर और बिहार को छोड़कर कुर्मी बिरादरी कहते हैं। ठीक है, लेकिन उसी के साथ एक बात और होती है कि राजा की कोई जात नहीं होती है साहब, राजा की जात राजा होता है। तो ये एक बहुत बड़ी, ये एक आदमी का आना नहीं है, एक पूरी संस्कृति का, एक पूरे संस्कार का भाजपाई होना है और राष्ट्रवादी होना है। पहले भाजपाई होना है, उसके बाद मूल रूप से राष्ट्रवादी होना है। और आरपीएन सिंह के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से सिर्फ किसी एक सीट पर फर्क नहीं पड़ेगा। अमूमन एक लोकसभा सीट में 4 से 5 विधानसभा सीटें आती हैं। पडरौना यानी कुशीनगर लोकसभा सीट, देवरिया बगल में लगा हुआ वो लोकसभा सीट, महाराजगंज वो लोकसभा सीट, इस तरह से कम 15 से 18 विधानसभा क्षेत्रों पर इसका असर होगा। और वोट बैंक के हिसाब से मैं बता दूं आपको, तो जिस बिरादरी से आते हैं राजा साहब, इनको राजा साहब कहा जाता है,
और राजा साहब हैं ये, और आज भी मैं बताऊं अपनी पुरानी हवेली में रहते हैं। जो इनका राजमहल है उसको दरबार कहा जाता है। दरबार आज भी अपने एथनिक रूप में मौजूद है। दरबार के सारे डेकोरम आज भी मौजूद हैं। और अपने व्यक्तिगत जीवन में इतने ज्यादा मृदुभाषी, और हमेशा राजा होते हुए भी जनता के साथ सतत संपर्क में, ये स्वभाव है आत्मीय सिंह का। तो मैंने अभी कहा ना कि ये पूरे संस्कार है, पूरी संस्कृति का आना है, ये एक नेता का आना नहीं है। रही बात चुनावी असर की, तो 15 से 18, अवनीश 15 से अवनीश दादा, 18 मैं विधानसभा। आपको मैं आपको 1 मिनट के लिए बस इंटरप्ट करूंगा। हमारे मित्र हैं आशुतोष मिश्रा जी, इनका कहना है कि इको आ रहा है, तो अजीत भाई कृपया आप भी अपना जो माइक ऑफ कर लें, मैं भी माइक ऑफ कर लूं, और शायद इको बंद हो गया। अवनीश दादा, आप ब्लूटूथ ऑडियो पर बंद हैं या होता किस है। पर? हाँ, माइक ये बंद, हाँ, चले, मैंने तो माइक। ओके, मुझे लग रहा है कि आशुतोष जी, अगर अगर इको बंद हो गया तो आप हमें बता दें। मैं अपनी बात जारी रख रहा हूं और प्रतीक्षा करूंगा कि आशुतोष जी को प्रणाम करते हुए कि वो अगर ऑडियो क्वालिटी बीच में हो तो एक थम्स अप कर दें। फिर भी हम जारी रखते हैं। अच्छा, तो मैं जो ये कह रहा था कि 15 से चुनावी, जहां तक चुनावी जमीन की बात है और इलेक्शन जीतना इलेक्शन हारने वाली बात है, तो वो तो 15 से 18 विधानसभा क्षेत्रों पर सीधे सीधे असर है। और अब ये जिस बिरादरी से आते हैं, सेठवार बिरादरी, वैसे तो वो परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी का कट्टर समर्थक रहा है, कट्टर वोटर रहा है। लेकिन अब यहां पर सीन में आते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। वो भी ओबीसी लीडर थे, इन वजहों से पार्टी छोड़ी, ये सबको पता है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी की राजनीतिक जमीन और उनका विधानसभा में वापस आना, ये असंभव हो गया। पहले इस पर मुहर लगेगी, इसके लिए अब 10 मार्च का भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हालांकि पहले भी उनकी वापसी नहीं होनी थी। तो अब कांग्रेस के लिए जरा एम्बरेसमेंट आप सोचिए ना, ये कितना बड़ा एम्बरेसमेंट है कि केवल एक बड़े जनाधार वाला नेता ही नहीं गया जो खानदानी रूप से कांग्रेसी था, बल्कि वो एक पूरे संस्कार और पूरी संस्कृति और साथ में पूरे कांग्रेस काडर को लेके जा रहा है। आप कह सकते हैं कि पूर्वांचल के कुशीनगर जिले में कांग्रेस का काडर समाप्त। जी। हाँ, ओके सर, मैं आशुतोष जी वाली जो बात है वो जेन्युइन है, इको है। आप मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप ऑडियो, मतलब आपका ऑडियो डायरेक्ट फ्रॉम फोन है, स्पीकर पर है, या ब्लूटूथ से है, या ईयरफोन से है, कैसे है? ईयरफोन से तो नहीं है, दिख रहा है। क्या ब्लूटूथ पर है आप? मैंने तो कोई ईयरफोन नहीं लगाया, मैं तो डायरेक्ट फोन में बोल रहा हूँ। अच्छा, तो ठीक है सर, जब आप बोलेंगे तब हम लोग अपना माइक ऑफ रखेंगे। कुछ ऐसी व्यवस्था रखेंगे कि हर आदमी अपना माइक ऑफ कर ले जब दूसरा बोल रहा है। ओके। अब अवनीश भाई की आवाज़ नहीं आ रही आपका। हाँ मैं जी। अब मैं अपने ब्लूटूथ हेडसेट पे हूं, लेकिन अभी मुझे भी इको सुनाई दे रहा है। ये समस्या नहीं समझ में आ रही। नहीं नहीं, वो फिर जहाँ पे ईयरफोन या ब्लूटूथ नहीं है वहाँ पे इको की समस्या आती है। अजी दादा, कोई ईयरफोन या ब्लूटूथ है? मैंने अभी माइक ऑफ कर रखा था। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, मैं अब अपना ऑन माइक किया ऑफ है। कर। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, होल्ड करें, इस तरह को वापस लिया होगा। हाँ जी, और नहीं दादा, माइक ऑफ कर लें, मैं अजीत भाई से सवाल पूछने जा रहा हूँ जी। तो अ, मैं ये कह रहा था कि अवनीश सर ने एक बात कही कि ये पूरी संस्कृति ही कांग्रेस की पूर्ण रूप से भाजपा में आ रही है। भाजपा में काफी लोग आते हैं, अचानक से हो जाता है कि नहीं नहीं, ये तो अब साफ सुथरे हो गए हैं और ये तमाम बातें चलने लगती हैं। आज एक फोटो भी बड़ी वायरल हो रही है जिसमें 4 लोग हैं। जितिन प्रसाद हैं, सचिन पायलट हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और आरपीएन सिंह। ये फोटो बड़ी वायरल हो रही है। तो ये इसमें भी हो रहा है कि अब एक ही आदमी बचा है, वो है सचिन पायलट। और उनका भी इंतजार हो सकता है राजस्थान चुनाव से पहले वो आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी गहलोत जी से बड़ी टसल चल रही है। anyway, एक बड़ा ट्विस्ट और है सर, कि जो कि प्रचलित रूप में हर कोई जानता है कि एनडीटीवी नाम का एक चैनल है जो पूरी तरह से क्या कहते हैं,
कांग्रेसी है, कांग्रेसी रहा है, कांग्रेस समर्थक रहा है, और कांग्रेस समर्थक कम हो तो बात अलग है, पर वो मोदी और भाजपा विरोधी तो बिल्कुल रहा, पूरी तरह से रहा है, आज भी है, और आखिरी गढ़ माना जा रहा है उसको। एनडीटीवी में एक बड़ी प्रख्यात एडिटर हैं, एंकर भी हैं, सोनिया सिंह जी। आरपीएन सिंह जी उनके पति हैं। और एनडीटीवी, आज मैं इसी बात, इस एनडीटीवी चैनल को मैं थोड़ी देर सुन भी रहा था कि मैंने ये, जी, मैंने मैंने जानबूझ के नाम सिर्फ इसीलिए नहीं लिया था, और इसी वजह से मैं कह रहा था कि एक पूरी संस्कृति, एक पूरे संस्कार का भारतीय जनता पार्टी में आना हुआ है, एक व्यक्ति हाँ नहीं जी, आया। जी। तो सोनिया सिंह जी भी अब, सोनिया सिंह जी के पति आरपीएन सिंह जी अब भाजपा में आ गए हैं। तो एनडीटीवी, यूं तो अक्सर क्या हो रहा था कि जो भी भाजपा में आ रहा था उसकी खिल्ली उड़ा रहा था, या उसके पे एक नेगेटिव उसका चालू हो जा रहा था। पर ये तो अपने घर का आदमी, जैसे अपर्णा यादव जी अखिलेश जी के घर की बहू बेटी, वो चली गई भाजपा में, तो ये तो घर का दामाद चला गया भाजपा में। एनडीटीवी वाले अब क्या, कैसे रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये अजीब है। थोड़ा सा हमको इस बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, मैं ना इस चीज को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता हूँ। भाई, सोनिया सिंह जी शी द करियर वुमन, उनका अपना एक अलग करियर है, और ये जरूरी नहीं है कि पति जिस पार्टी में रहे पत्नी भी उसी पार्टी में रहे या उसी आइडियोलॉजी को टो करे। और देखिए ना, आप हमारी जो वित्त मंत्री हैं, उनके हस्बैंड जो है, उनकी पॉलिटिकल लाइन और उनकी पूरी इकोनॉमिक पॉलिसीज को वो फॉलो नहीं करते और उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा है, और ना हमें इसको उसको महत्व देना चाहिए। भाई, सोनिया सिंह जी की अपनी आइडियोलॉजी है, शी द करियर वुमन, और वो एनडीटीवी में है, और तो वो एनडीटीवी की जो आइडियोलॉजी है, जो एनडीटीवी का जो है, उसको फॉलो करने में करेंगी। सर, मेरी बात यह है कि एनडीटीवी एक पत्रकारिता का बहुत बड़ा नाम है, मीडिया हाउस है। कल वो, उसको एक दिन पहले तक ये हवा नहीं थी कि उनके ही अंदर का एक इंसान जो है वो कल भाजपा ज्वाइन करने जा रहा है। ये वो पत्रकारिता का बहुत बड़ा नाम है जो बैठ के मंत्री बनवाया करता था, जो जो ये कहता था, जिसमें बरखा दत्त, रवीश कुमार या अन्य लोग कहते थे कि हमारे सूत्रों ने हमको ये जानकारी दी, और मुझे याद है कि हर बार उनके सूत्र तो ही साबित हो जाते थे। 3 दिन 4 दिन बाद जो है वो बात, जो सरकार जो है उसको मान मान लेती थी, या मान के लेती थी, मतलब सरकार की तरफ से, मनमोहन सिंह की सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा हो जाती थी, जो ये लोग 2 3 दिन पहले बताया करते थे। आज इनको ये हवा नहीं लगी एक दिन पहले कि इनके घर का एक इंसान जो है, कांग्रेस का स्टार प्रचारक, वो अगले दिन भाजपा ज्वाइन कर लेता है। इनकी तो पत्रकारिता में बहुत बड़ा धब्बा है, इनको इनसाइडर इंफॉर्मेशन। और जबकि एनडीटीवी पूर्ण रूप से एक ही काम किया है, एक्सेस जर्नलिज्म। इसने अपने एक्सेस का फायदा उठाया है और वहां से खबरें निकाल के जनता को परोस के, ये काम ही एनडीटीवी ने आज तक किया है, और कोई खोजी पत्रकारिता या बेसिक जनरल पत्रकारिता भी नहीं की है। एनीवे, अजीत जी, आप चूंकि आप ये कह रहे थे कि आप इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं, मैं इस पे पूर्वांचल की जातीय जन उस पे आता हूँ कि जाति की बात तो खैर उत्तर प्रदेश का चुनाव है, होनी ही है, होनी ही है, कोई इग्नोर कर नहीं सकता। इसका फर्क क्या पड़ेगा पूर्वांचल पे? थोड़ा सा, चूंकि सर ने बताया था, आप भी एक बार उस पर थोड़ी सी अपने end से रोशनी डालें। नहीं, देखिए, पहले आपने जो एनडीटीवी वाला पॉइंट उठाया ना, तो अब देखिए, इनकी जो पत्रकारिता है ना, इसके लिए मैं भेड़िया बाएं पत्रकारिता बोलता हूं कि ये सब अभी तक जितना बड़ा एक तंबू, सर्कस का जैसे तंबू ताना जाता है ना, सर्कस का तंबू कोई छोटा मोटा तंबू नहीं होता है, बहुत बड़ा तंबू तानते हैं, फिर वो तंबू जो है ना, इनका 10 तारीख को उखड़ जाता है। ये या जब भी चुनाव के रिजल्ट आते हैं तो इनका तंबू उखड़ जाता है, और जैसे ही तंबू उखड़ता है तो ये सब भेड़िया बाएं हो जाते हैं। ये कब है? और अब तक इन्होंने जो तंबू ताना था उस पर फिर एक एक लाइन भी चर्चा नहीं करते। मुझे अच्छी तरह याद है, 2014 का चुनाव याद है, 17 का याद है, 19 का याद है। 2014 में ये सब 160 सीट दे रहे थे भाजपा को, है। 2019 में ये कह रहे साफ हो गई भाजपा, तो साफ हो गई, कांग्रेस की 200 सीट आ रही है। उसके बाद जिस दिन रिजल्ट आता है ना, उस दिन एकदम भेड़िया बाएं हो जाते हैं।
और फिर उस पर चर्चा ही नहीं करते कि कल तक हम क्या कह रहे थे। तो ये सब जो है ना, आरपीएन सिंह अब भाजपा में आ गए और कल तक ये सब आने वालों को कोस रहे थे या भाजपा की खिल्ली उड़ा रहे थे, अब ये सब भेड़िया बाएं हो जाएंगे इस विषय पे, कुछ बोलबे नहीं करेंगे। अच्छा, अब आइए आप देखिए, एक बात बताऊं, कांग्रेस के जो पुराने नेता है ना, उनके सामने दोज वर करियर पॉलिटिशियंस, उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट ये खड़ा हो गया है कि साहब देखिए, राजनीति में सत्ता आती जाती रहती है। चलो इस बार हार गए, अगली बार जीत जाएंगे। जैसे हिमाचल का जो कांग्रेसी पॉलिटिशियन है वो नहीं घबराता, है ना, उसको मालूम है अरे चलो इस बार हार गए, अगली बार जीत जाएंगे, हर 5 साल में सत्ता पलट। उत्तराखंड का भी जो कांग्रेसी है वो नहीं घबराता, उसको एक आशा रहती चलो इस बार हार गए, अगली बार जीत जाएंगे। पर शेष भारत का जो बेचारा कांग्रेसी है ना, स्पेशली यूपी का जो कांग्रेसी है पॉलिटिशियन, जो खानदानी पॉलिटिशियन या जिसका करियर ही पॉलिटिक्स है, वो घबराता है कि हे भगवान अब क्या कभी सत्ता नहीं मिलेगी। यूपी में रहेंगे और कांग्रेस में रहेंगे तो अब कभी सत्ता सुंदरी से भेंट नहीं होगी। तो सर ऐसे लोगों के लिए विकल्प खोजना लाजमी है, उनको खोजने पड़ेंगे। अच्छा, आरपीएन सिंह जैसे नेता जो किसी एक बिरादरी के बड़े नेता हो सकते हैं, यदि ओम प्रकाश राजभर हो सकते हैं, फलाने सहनी हो सकते हैं, फलाने निषाद हो सकते हैं, तो आरपीएन सिंह क्यों नहीं हो सकते? तो आरपीएन सिंह के पास इसके अलावा विकल्प क्या बचा था? अगर भाजपा ना ज्वाइन करते तो संयुक्तवाद कर्मियों की एक पार्टी बना लेते, रीजनल पार्टी, और कल को जो है अखिलेश से चाहे बीजेपी से करते कि ठीक है 4 सीट हम गठबंधन में रहूंगा, हमको भी 4 सीट दे दो। इसके अलावा उनके पास विकल्प क्या था, आप ये बताइए। तो अब उनको, उनके पास भाजपा या तो आते या अपना एक छोटा सा अपनी बिरादरी का राजनीतिक दल बनाते, सर इसके अलावा कोई विकल्प था नहीं। प्लीज। अजीत दादा, आशुतोष भाई फिर कह रहे हैं कि आप आपकी जब आवाज आती है तो वो एको के रूप में आती है। उसका एक ही इलाज है कि आप ब्लूटूथ या किसी प्रकार का ईयरफोन यदि लगा सकें तो हमारे दर्शकों के लिए अजीत भाई अपना थोड़ा सा एक इंतजाम करने गए हैं ईयरफोन का, ताकि वह साउंड में कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात ये, तब तक हम उनको, वो म्यूट है ऑफकोर्स। मैं अवनीश सर से एक बात कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि सर, भाजपा बंगाल में, और कहा जाता है अभी आजकल पंजाब के भी अच्छा, अब चुनाव मुझे नजदीक आ रहे बताइए क्या आवाज बेटर हुई है कुछ? हैं। आशुतोष सर, क्या आवाज बेहतर हुई है? आवाज बेटर हुई थी कुछ? सर आवाज तो आपकी बेटर है, पर मैटर ये है कि चूंकि आपकी ही आवाज आपके ही फोन से आपको भी सुनाई दे रही होगी, स्पीकर भी काम हाँ, कर रहा है माइक के अलावा, तो वो मेरे एको इसमें करता ब्लूटूथ है। काम क्यों नहीं कर रहा है? मैं ब्लूटूथ जब लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप एक बार प्रयास कर लें सर, मैं 5-10 मिनट अवनीश सर से एक जरूरी बात कर रहा हूँ, और जी। मेरे ख्याल से वो थोड़ी सी हो जाएगा। मैं आपको थोड़ी देर के लिए म्यूट कर देता हूँ। हाँ जी सर, अवनीश सर, हम ये पूछना चाह रहे थे कि जैसे पंजाब का भी चुनाव है, पंजाब के चुनाव में अभी आप ही लोगों ने, आप और अजीत दादा ने एक चर्चा की कि भाजपा हो सकता है वहाँ चौथे नंबर पे आ जाए, आम आदमी पार्टी दूसरे या पहले नंबर पे आ जाए, क्योंकि भाजपा का वहाँ कोई संगठन नहीं है वहाँ। फिर भी भाजपा के पास 10 सीटें हुआ करती थी, 10, 13, 15 कुछ ऐसी सीटें थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। कुछ दिनों पहले तक जब बंगाल में चुनाव हो रहा था, तो बंगाल में आखिरी समय में जब चुनाव हुआ था 2015 में, 2016 में, 15-16 में 3 सीटें थी भाजपा के पास। भाजपा 3 से जोड़ते 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 और 70 विधानसभा सीटों तक पहुंची। तो कांग्रेस के पास भी तो यूपी जैसी जगह पे, जहां उसका पुराना बेस था, गढ़ था, जहां दो बड़े कद्दावर नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी सांसद रहे, वहां पे उसके पास 7 सीटें थी, और कुर्मियों का बड़ा नेता। और ये ऐसा ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह से सीट थी उनके पास। उनके पास पश्चिम में भी सीट थी, पूरब में भी सीट थी, और कुछ अन्य जगहों पर भी सीट थी। तो ये कहने का है कि तो कांग्रेस भी तो जोड़ सकती थी ना, कांग्रेस भी तो बढ़ सकती थी, इन 7 सीटों से 70 नहीं 27 हो जाती इस चुनाव में, क्यों नहीं कर पाई?
साथ के लोग भी जो 7 सीट वाले थे वो भी गायब हो गए। ऐसा क्यों? देखिए देखिए अभी कुछ देर पहले जब दिल्ली में ज्वाइन किया है आरपीएन सिंह ने, तो औपचारिक रूप से उन्होंने कहा क्या है कांग्रेस छोड़ने के, उनकी क्या वजह थी। उन्होंने कहा है कि हम और हमारा परिवार और मैं व्यक्तिगत रूप से 30 सालों से जिस कांग्रेस में थे, अब वो कांग्रेस बदल गई। अब कांग्रेस के साथ बदलाव क्या हुआ? कांग्रेस के साथ बदलाव ये हुआ कि कांग्रेस भारत और भारतीयता और राष्ट्रवाद इसको जीना नहीं चाहती। और ऐसा किस वजह से हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ है कि उसको जीने की आदत नहीं है। तो केंद्रीय सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस, धीरे धीरे करके राज्यों से बाहर हुई, और अब जब पिछली बातचीत में मैंने आपसे कहा कि आरपीएन सिंह सिर्फ अकेले नहीं आए हैं, पडरौना का पूरा कांग्रेस का काडर चला आ रहा है। यानी कि अजीत जी ने थोड़ी देर पहले जो कहा था ना कि एक वो सर्कस का लास्ट तंबू खड़ना, तो ये पहले पॉलिटिकल नेतृत्व गया, पहले सरकार गई, सरकार के बाद जो आला कमान था उसका सफाया हुआ। उसका सफाया कैसे हुआ? अमेठी छोड़ के वायनाड भागना पड़ा। अब क्या है? अब प्रजा का सफाया हो रहा है, कांग्रेसी प्रजा। जब मैं प्रजा कह रहा हूं तो जनता नहीं कह रहा हूं, कांग्रेसी समर्थक, कांग्रेसी वोटर, कांग्रेसी नेता, उनका जमीन से सफाया हो रहा है। और सफाया छत्रपों के नेतृत्व में हो रहा है। जब मैं कह रहा हूं कि छत्रपों के नेतृत्व में हो रहा है, तो उसमें एक बड़ा नाम है आरपीएन सिंह। आरपीएन सिंह को आप बहुत ज्यादा एक जाति के नेता से मत जोड़िए। उनका ये स्वभाव नहीं रहा है, न उनकी ऐसी राजनीति रही है। ये अलग बात है कि उस इलाके में, पूर्वांचल के इलाके में, मऊ, देवरिया और गोरखपुर, महाराजगंज, पडरौना, इन सारे इलाकों में सैंतवार जाति की उपस्थिति है, लेकिन वो पहले से ही भाजपा का वोटर है। तो इसलिए आरपीएन सिंह का व्यक्तित्व तो एक खास बिरादरी के छत्रप और स्थानीय नेता के रूप में नहीं है, ना उन्होंने कभी अपनी पर्सनैलिटी इस तरीके से बना के रखी है। तो ये बड़ा डेंट है। और मैं तो इसको ये कहूंगा कि जो शुरुआत 2014 में दिल्ली से हुई, केंद्र की सरकार से हुई, तो ये अब अंतिम सफाया है, जो कि बिल्कुल आप देखिए बॉर्डर का जिला है ना, उसके बाद बिहार शुरू हो जाता है। तो कांग्रेस का जो जमीनी कार्यकर्ता है ना, जो नेता है, जो कांग्रेस की राजनीति करता आया है, दरअसल अब उसको कोई उम्मीद नहीं रह गई है। और उसको उम्मीद क्यों नहीं रह गई है? क्योंकि उसके नेता, उसके आलाकमान को अब कोई उम्मीद नहीं रह गई है। तो ये तो एक औपचारिक स्टेटमेंट होता है कि वो कांग्रेस, अब वो कांग्रेस नहीं रही। अरे साहब, कांग्रेस के साथ रहने पे, कांग्रेस की राजनीति करने में अब कोई भविष्य नहीं रह गया। और ये अब धीरे धीरे उसके बूथ लेवल कार्यकर्ता, एक तो बचा नहीं कोई काडर, जिला अध्यक्ष अगर बचा है तो वो, मैंने अभी आपसे कहा, मनीष जायसवाल जो पडरौना की सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने, स्वामी प्रसाद भी वहीं से लड़ रहे हैं। बड़ा मजेदार एंगल होगा स्वामी प्रसाद जी का। आप जरा सोचिए, चले चले थे दूबे बनने और बन के रह गए छब्बे। मैंने उसी दिन कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य आज मंत्री हैं, चौबे विधायक हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन लेकिन चौबे सर, चौबे लेकिन चले छब्बे बनने, दूबे बन के लौटा। हाँ बिल्कुल, वो कहावत ऐसे ही होगी। तो अब इसमें क्या हुआ कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जरा स्थिति सोचिए ना। और ये नुकसान सिर्फ कांग्रेस को नहीं हुआ है, ये जान लीजिए। आरपीएन सिंह के भाजपा में आने से ये नुकसान सिर्फ कांग्रेस का नहीं है। ये कांग्रेस का नुकसान क्या है, उसके पास बचा ही क्या है कि जो नुकसान होगा? ये बड़ा नुकसान है बबुआ का। और वो बबुआ का सिर्फ एक सीट पर नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि सर पडरौना की विधायकी जो है सर वो चली जाएगी। सर कृपया क्लियर करें, क्योंकि बबुआ और बबुआ में बहुत बड़ा फर्क नहीं है। तो नाम के साथ क्लियर कर दें मैं कि आप अखिलेश किसको यादव डिनोट कर रहे हैं। मैं अखिलेश यादव जी के बारे में कह रहा हूँ। निश्चित रूप से मैं अखिलेश यादव जी के बारे में कह रहा हूँ। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि नुकसान अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को होने जा रहा है, बड़ा नुकसान, क्योंकि कांग्रेस के पास नुकसान होने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो अब ये कैसे हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि मैंने पहले ही कहा कि उनका असर 15 से 18 विधानसभा सीटों पर होने जा रहा है, और वो भी
किसके सानिध्य में होने जा रहा है? बगल के जिले से योगी आदित्यनाथ जी महाराज गोरखपुर सदर सीट पर लड़ रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी को एक बड़े क्षेत्र में कम से कम 20 से 25 विधानसभा सीटों पर बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, और इस सारे नुकसान की वजह स्वामी प्रसाद मौर्य। भाजपा ने प्रयास किया था 2017 से। आपकी इस बात से हम कंटिन्यू करते हुए अजीत दादा के पास जाएंगे, और चूंकि समय हो गया है तो उनसे एक आखिरी कमेंट लेंगे कांग्रेस के वृहद अस्तित्व पर। सर, जैसा सर ने बताया कि कांग्रेस ऐसा नहीं कि बहुत साल पहले सत्ता से गायब हो गई थी, 30-35 साल 40 साल। वो 2014 तक वो केंद्रीय सत्ता में थी बहुत, और सोनिया गांधी जैसी लीडरशिप के अंडर थी, और सर राहुल गांधी भी सांसद थे और इसी यूपी से थे, दोनों लोग इसी यूपी से थे। तो ऐसा नहीं कि उन्हें, लेकिन ये सिर्फ 7-8 साल में इतना बुरा स्थिति की भाजपा भी पहले सत्ता में नहीं रही है, लगातार नहीं रही है। 1991 या 97 में राजनाथ सिंह थे, 2012 के चुनाव में भी चौथे स्थान तीसरे स्थान पे थी, बहुत बुरी पोजीशन में थी, लेकिन कम से कम इतनी बुरी पोजीशन में नहीं थी जितनी आज कांग्रेस है। और भाजपा केंद्र में इतनी प्रभावी भी कभी नहीं रही है, लेकिन जमीन पे रही है। तो कांग्रेस आज जमीन पर नहीं है, या सत्ता से बस थोड़ा सा समय लगा सत्ता से दूर होने में, और बुरी तरह धराशायी हो गई। अजीत भाई, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए संदीप जी, एक बात बताऊं, अभी आपने अवनीश भाई से जो पूछा था ना कि 7 से 17 या 27 क्यों नहीं हो पा रही कांग्रेस, और बीजेपी 2 सीट से आखिर 300 सवा 300 सीट क्यों हो गई केंद्र में भी राज्य में भी, उसका कारण है ना कि एक तो किस आधार पे होगी। भाई बीजेपी ने हिंदुत्व को की राजनीति करती थी, हिंदुत्व को आधार बनाया, और उसके बाद शुरू में सवर्णों की पार्टी थी, सवर्णों से धीरे धीरे वो ओबीसी को उसने अपने साथ जोड़ा, उसके बाद अब दलितों को जोड़ा, और आज इस चुनाव में मुसलमानों को जोड़ने जा रही है। आज मेरी बात नोट कर लीजिए आप, ये 2022 की विजय सुनिए, 2017 की विजय ओबीसी की विजय थी बीजेपी में, 2022 की विजय मुसलमानों की विजय होने जा रही है। आज मेरी बात को नोट कर लीजिए, आपके दर्शकों को हो सकता है मेरी यह बात बहुत अच्छी नहीं लगेगी, फिर भी आइए। तो साहब बात यह ना कि बीजेपी अपने एक आइडियोलॉजिकल प्लैंक को पकड़े रही, कांग्रेस भी एक पकड़े रही, पर उसका जो सेक्युलरिज्म का जो ढोल था ना, वो एक खोखला एक प्लैंक था, खोखला ढोल था जो कब का फट चुका, और उसी को वो बजाए चले जा रही थी। अब जाके उसको रियलाइज हुआ कि अरे यार, हम तो सेक्युलरिज्म का ढोल बजाते रह गए, मुसलमान हमको छोड़ के चला गया, हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो अब ये जो ये दत्तात्रेय गोत्र और कोट के ऊपर जनेऊ पहन के जो ये हिंदुइज्म है ना, तो सॉफ्ट हिंदुइज्म और ये तमाम बातें है ना, तो सर एक तो ना कांग्रेस इज कंफ्यूज्ड। एक बार मैंने मजाक में एक बात लिखी थी, फेसबुक पोस्ट आपको याद होगी, कि अगर आज भी जैसे ये पीके को अपॉइंट करते हैं ना सब लोग, बाय गॉड कांग्रेस पार्टी अगर मुझे अगर पीके की जगह अपॉइंट कर ले, मैं ज्यादा पैसे नहीं लूंगा पीके की तरह, मैं बहुत सस्ते में आ जाऊंगा इनके पास। सर मैं 5 साल के अंदर पूरे देश में और यूपी में बिहार में कांग्रेस को खड़ा नहीं कर दूंगा, एकदम एकदम शिलाजीत के पराठा खिला के एकदम खड़ा कर दूंगा इसको मैं। सर इनके पास कोई आइडिया, कुछ खड़ा होने के लिए कुछ चाहिए ना आधार। एक बार एक हमारे पंडित जी थे सैदपुर में, बोला आज से 20 साल पुरानी बात है, बस 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 कांग्रेस आवत है। हमको ये बाबा कांग्रेस आत जाई केकरे दुआरे बैठी, अगर कांग्रेस आ जाई तो केकरे दुआरे बैठी, मियां बैठे न दी हैं, बाभन बैठे ना दी हैं, सवर्ण बैठे ना दी हैं, ओबीसी कुल मुलायम के बैठौले हुआ, हरिजन कुल दलित कुल मायावती बहन जी के बैठौले हुआ। आखिर कांग्रेस अगर आ जाए यूपी में तो केकरे दुआरे बैठी। तो साहब देयर हैज टू बी ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, आई मीन अ वोटर कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां कांग्रेस स्टैंड करेगी। तो कांग्रेस के पास आज कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जिसके आधार पे वो, जैसे जैसे
भाई बीजेपी के पास सवर्ण थे ना, हिंदू थे ना, उसके बाद ओबीसी आया, उसके बाद दलित आया, महादलित आया, आज मुसलमान आ रहा है। या तो भाई आप वुमेन को अट्रैक्ट कर लीजिए, किसान को अट्रैक्ट कर लीजिए, नौकरी पेशा को अट्रैक्ट कर लीजिए, और आप स्टूडेंट को अट्रैक्ट कर लीजिए। इन्होंने अट्रैक्ट किया डफली गैंग, इन्होंने अट्रैक्ट किया अवार्ड वापसी गैंग। समाज के किस वर्ग के आधार पे आप वापसी करेंगे? इनका तो पहला तो एक ही है। दूसरा प्रश्न आपने क्या किया था, मैं भूल गया, मुझे भी राहुल गांधी जी की तरह भूलने की आदत पड़ गई है। जो आपने मूल प्रश्न किया था मुझसे कि अब कांग्रेस क्या, आप फ्यूचर, नियर फ्यूचर में क्या देखते हैं? तो मैंने कहा था मैं तो एक ही फ्यूचर देखता हूं, मेरे बाय गॉड मेरे को ना अपना स्ट्रेटेजिस्ट रख लो। तो मैं भाजपा के जितने मुद्दे हैं, जैसे भाजपा ने इनसे गांधी छीन लिए, इनसे अंबेडकर छीन लिए, इनसे पटेल छीन लिए ना, तो उसी तरह मैं इनसे भाजपा के सारे मुद्दे में छीन सकता हूं। क्यों? मैं कहूंगा चलो साला ले आओ रे बुलडोजर ज्ञानव्यापी, हम ढाऊंगा मथुरा, हम ढाऊंगा साला 33,000 मंदिर हमको वापस चाहिए। कांग्रेस ताल ठोक के बोले ना, अरे कांग्रेस ताल ठोक के बोले कि ठीक है बाबरी मस्जिद वहीं बनवाएंगे, हमको लाओ सत्ता में, प्रॉमिस करते हैं, राम मंदिर और मंदिर को उखाड़ देंगे, तुम्हारी बाबरी वहीं वापस बनाएंगे। है हिम्मत तो कांग्रेस बोले, या कांग्रेस में है हिम्मत तो बोले कि हाँ हम मथुरा मुक्त कराएंगे, हाँ हम ज्ञानव्यापी से मुक्त कराएंगे। सब मिमिया के बोलने से राजनीति नहीं चलेगी। हम तो छाती ठोक के बोल रहे हैं ना, मथुरा भी सजा, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, मथुरा भी सजाएंगे। बोलो यार, तुम किसने रोका है तुमको बोलने से? कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेने से चुनाव जीते जाएंगे? सर आइडियोलॉजिकल स्टैंड लेना पड़ेगा। राइट, ये आइडियोलॉजिकल स्टैंड की बात है, तो ये कोर्ट के ऊपर जुनून वाली जो डायलॉग है या जो ये बात है, ये वीर सावरकर जी ने कही थी, जो हाईली कमिटेड, मतलब वैसा कमिटेड आदमी मैंने कभी देखा नहीं या सुना नहीं, पढ़ा नहीं उनको कि अद्भुत इंसान, खैर अद्भुत इंसान। पर साथ में देशज में जो आपने बात समझा दी है, वो जाहिर सी बात है कि बड़े सारे इंटेलेक्चुअल लोग मीठी भाषा में, शुगर कोटेड वर्ड्स में भी नहीं समझा पाते हैं, जो देशज में बात सीधी सीधी कह दी जाती है। पर मैं बिल्कुल आपको डिसअपॉइंट करना चाहूँगा कि अजीत भाई, आपका कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है, आपको वहाँ की कंसल्टेंसी नहीं मिलने वाली है। वहाँ की कंसल्टेंसी सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्टों के हाथ में जाती है। मेरे ही नाम का एक आदमी वहाँ पे, प्रियंका वाड्रा का, मैं नहीं हूँ वो लेकिन प्रियंका वाड्रा का सहयोगी संदीप सिंह नाम का एक कम्युनिस्ट है जेएनयू का, तो वही ये सब उनको ज्ञान दे रहा है, जिस वजह से पुराने लोग जा रहे हैं। और प्रियंका वाड्रा हर 24 घंटे में उन्हें बयान बदलती रहती हैं। कभी कहती हैं कि मेरे अलावा कोई और चेहरा है क्या, फिर कहते हैं नहीं नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही नशे में बोल दिया था। खैर, दैट्स अनदर थिंग। अवनीश भाई, आपसे मैं आखिरी कमेंट लेता हूँ, क्योंकि हम 40 मिनट ऑलरेडी इसको दे चुके हैं इस चर्चा को। आरपीएन सिंह, एनडीटीवी, कांग्रेस, सारी बातें हो गई हैं। बाकी ये है कि नीचे हम कमेंट में देख रहे हैं, पुष्प अवस्थी जी हमारे जो सीनियर हमारे एनालिस्ट हैं, हमारे अग्रज, उनका ये कहना है कि आरपीएन सिंह का भाजपा में आने में तो इससे उत्तर प्रदेश के परिणामों पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। सीटों पर शायद 1-2 सीट का प्लस होगा, लेकिन हाँ, ये कांग्रेस की अर्थी उठ रही है, ये तय है। बस इसका असली असर पड़ेगा छत्तीसगढ़ में। तो सर बस अगर कुछ लाइनों में आप हमें ये बता सकें कि छत्तीसगढ़ में ये कहानी क्या है, बस बस बस। देखिए देखिए जब मैंने ये कहा कि कई सारी सीटों पे असर पड़ेगा और किन किन बिरादरियों में फर्क पड़ेगा, तो उसी के साथ मैंने एक चीज कही थी कि स्थानीय छत्रक के रूप में आप मत देखिए इस ज्वाइनिंग को और आरपीएन के आने को, ये एक संस्कार का है। तो निश्चित रूप से पुष्कर जी अगर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से बाहर भी इसका असर पड़ना है, तो बिल्कुल पड़ना है, वो पड़ेगा। और रही बात कि आरपीएन सिंह के आने से 10 मार्च को आने वाले परिणामों में कोई असर पड़ेगा, तो बिल्कुल मैं सहमत हूं, नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रचंड रूप से वापस आ रही है। वो पहले भी आ रही थी, आएगी। ऐसा नहीं है कि अब
25 सीटों का बढ़त हो जाएगी आरपीएन से। बात लेकिन सही है, बात सही ये है, एक क्योंकि कल तक तो मनोवैज्ञानिक कोई ये एक आरपीएन सिंह का नाम मनोवैज्ञानिक भी नहीं युद्ध लिया था। था। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। और अगर जमीन पर लड़ाई चल रही है तो दिमाग पे भी लड़ाई चल रही होती है। और इसीलिए मैंने एक चीज ऐड किया था कि ये कांग्रेस के पास कुछ नुकसान होने को है नहीं, ये बड़ा नुकसान जो कि ऑलरेडी नुकसान हो रहा था सपा को, उनके नुकसान में और ज्यादा बढ़त हुई है। और मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इस दुर्दशा के लिए जीवन भर कभी स्वामी प्रसाद मौर्य को माफ नहीं कर पाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य को तो अब ये भी कह सकते हैं आप कि वो प्लांटेड तो नहीं है कहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जो गए हैं कि कांग्रेस को भी बर्बाद किया और सपा को भी बिल्कुल बर्बाद कर दिया। देखिए सर, ऐसा है तो जो अभी कहा तो जाता 10 मार्च के बाद मजा तो असली आनंद तो 10 मार्च के बाद आएगा संदीप जी। सर, एक हमारे जब यहाँ तंबू जी उखड़ जाएगा तो उखड़ने के बाद सर्कस के वो तमाम जोकर और तमाम नमूने और तमाम बंदर आपस में किस तरीके से लड़ेंगे। और इसीलिए मैंने कहा है कि अखिलेश यादव जी जीवन भर स्वामी प्रसाद मौर्य को माफ नहीं कर पाएंगे। और मैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य को व्यंग में ही सही लेकिन हनुमान कहूंगा, वो जाके ऐसी जगह पहुंचे हैं और अपनी पूंछ पे खुद ही कपड़ा बांध के उन्होंने जलाया और लंका जलाएंगे। ठीक है सर, वो तो बात सही है। खैर, वहाँ एक अहंकारी भी बैठा हुआ है जिसका नाम अकल्लेस है, जिसको प्यार से अजीत भाई अकल्लेस कहते हैं, और वो अपने आप को हर दिन प्रूव कर रहे हैं कि हाँ, मैं अखिलेश नहीं, मैं अकल्लेस यादव हूँ। खैर, आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड ऑफ कोर्स हम हर दिन ये तो आज की घटना एक हमें मिली थी, तो इस पर हमने चर्चा करना उचित समझा। इसी बहाने जातीय समीकरण, कांग्रेस की अर्थी उठना, या और इवन छत्तीसगढ़ पे इसका क्या असर पड़ेगा, वो एनडीटीवी में इसका क्या असर पड़ रहा होगा, तो ये सारे उसके जो जुड़े हुए एंगल उस पर बात की। और यदि हमारे दर्शकों को हमारा चैनल या हमारी बातचीत पसंद आ रही है, हमारा काम पसंद आ रहा है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हम ना सिर्फ राजनीतिक बल्कि अन्य विषयों पर भी हम बात करेंगे। अभी अजीत दादा के साथ हम घुमक्कड़ पे बात करेंगे, हम खाने पे बात करेंगे, हम सिनेमा पे बात करेंगे। हमारे पास विषयों की कोई कमी नहीं है। हर विषय पर बहुत ही नए पर्सपेक्टिव और भारतीय पर्सपेक्टिव से हम हर विषय को सुनेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। थैंक यू अजीत जी फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू अजीत दादा फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर, थैंक यू संदीप भाई, थैंक यू वेरी मच। और अजीत दादा का दद्दा की खरी खरी नीति चैनल भी बहुत जरूर बहुत देखें। धन्यवाद। जी, नमस्ते।